हाय हाय, सेथ रॉलिंस तो ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि आपको भी खुश कर जाएगी। तो सेथ रॉलिंस के अकॉर्डिंग रोमन रेंस के साथ उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस के दिमाग में सेथ रॉलिंस हमेशा चलते रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि समर स्लैम के बाद वो चैंपियन होता है या फिर नहीं होता है, मेरे को तो रोमन रेंस के साथ आना ही है फिर से लपेटे में। मतलब उन्होंने कहा कि देखो, जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस वाला मैच होता है तो ये बहुत बड़ा मैच होता है, इसमें मनी इन्वॉल्व होती है और फैंस इस मैच के लिए हमेशा ही एक्साइटेड होंगे। तो क्लियरली भाई सेथ रॉलिंस ने चलो ये बात बोली कि मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो मेरे को समझ में आता है, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि अगर रोमन रेंस चैंपियन है भी या फिर नहीं, तब भी मेरे को उसको देखना है समर स्लैम के बाद में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली सेथ रॉलिंस ने। एंड शायद आपको बहुत जल्दी इनकी जो राइवलरी है वो भी देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से रॉयल रंबल के अंदर इनके मैच का फिनिश निकला था, डेफिनेटली हमको वो वाला मैच जो है दोबारा से चाहिए। एंड शायद हो सकता है इस साल में WWE इस वाले मैच को दोबारा से कर दे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये सवाल आंसर करना बहुत जरूरी है जो कि दिमाग में आपके चल रहा होगा कि अभी तक कंपनी के सीईओ विंस मैकमैन थे। ना सिर्फ वो सीईओ थे बल्कि वो सबसे ज्यादा पावर में भी थे, और वो कंपनी के अंदर क्रिएटिव में भी जो फाइनल कॉल होती थी वो लेते थे कि सारे क्रिएटिव लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करना वैसा करना। लेकिन अगर विंस मैकमैन ने इसको क्लियर नहीं किया तो वो चीज टेलीविजन के ऊपर नहीं आ पाएगी। तो अब विंस मैकमैन क्योंकि सारी ड्यूटीज से जा चुके हैं, तो कौन वो ऐसा बंदा है या कौन वो ऐसी बंदी है जो कि ये वाला डिसीजन लेगी कि हाँ ये फाइनली होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो नाम स्टेफनी मैकमैन का है तो फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रूस प्रिचर्ड को WWE ने बना दिया है हेड ऑफ द क्रिएटिव, यानी जो सारी क्रिएटिव चीजें होती हैं उनके हेड होंगे ब्रूस प्रिचर्ड, और जो फाइनल कॉल लेने का काम होगा ब्रूस प्रिचर्ड का होगा। अब स्टेफनी मैकमैन निक खान सीईओ हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेजोरिटी में क्योंकि क्रिएटिव हेड वो एक पूरा डिपार्टमेंट ब्रूस प्रिचर्ड के पास है, तो फिर मोस्ट ऑफ द चीजें जो कि आपको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेंगी वो ब्रूस प्रिचर्ड की फाइनल कॉल के हिसाब से होंगी। तो ये बात आपको मुझे लगा बतानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ बड़ा चेंज जो है WWE के अंदर विंस मैकमैन के जाने के बाद में। तो ब्रूस प्रिचर्ड को जो है WWE ने हेड ऑफ द क्रिएटिव बना दिया है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि स्टेफनी मैकमैन ने खाने जो चाह रहे हैं वो चीज नहीं होगी टेलीविजन के ऊपर, ऑब्वियसली वो सीईओ है तो उनके पास पावर है कंपनी की, बट ब्रूस प्रिचर्ड है हेड ऑफ द क्रिएटिव। तो अगर कुछ भी चीज़ अच्छी हो रही है तो फिर उसके लिए क्रेडिट मिलेगा ब्रूस प्रिचर्ड को, और बेकार होंगी तो उसके लिए भी सबसे पहले जो ठीक रहा है वो ब्रूस प्रिचर्ड के सिर पे ही फूटने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं, और ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको पता है कि क्या पंगा हो गया था जब विंस मैकमैन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। तो ब्रॉक लेसनर ने कहा कि भैया मेरे को भी नहीं रहना, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। तो बहुत ज्यादा मिन्नतें करके रिपोर्ट्स आई हैं कि WWE ने जुगाड़बाजी करके ब्रॉक लेसनर को बुलाया, और क्यों WWE को बुलाना ही बुलाना था ब्रॉक लेसनर को, उसके पीछे एक रीजन था। उसके पीछे रीजन ये था कि क्योंकि अभी विंस मैकमैन ने रिटायरमेंट अनाउंस करी थी, और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आई कि ब्रॉक लेसनर उसकी वजह से गए हैं, और अगर ब्रॉक लेसनर तब नहीं आते तो बहुत बड़ा डिजास्टर और बखेड़ा खड़ा हो जाता WWE के अंदर। और बड़ी बात ये भी थी कि पूरे शो को, बॉस्टन वाले शो को, स्मैकडाउन को WWE ने हाइप भी ब्रॉक लेसनर के नाम से किया हुआ था। इवन टिकट्स भी लोग इसलिए खरीद के आए हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले से पता था कि ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं, क्योंकि एरेना ने ऑब्वियसली उस बात को अनाउंस कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया था पहले से ही। तो ये बहुत बड़ी चीज थी जो कि WWE ने बचा ली, और अगर ब्रॉक लेसनर ना आते तो एक नई कंट्रोवर्सी WWE के अंदर क्रिएट हो जाती, और फिर तो ब्रॉक लेसनर इतनी आसानी से मानते भी नहीं। तो क्योंकि वो कहते नहीं है कि गरम लोहा होता है उसको कैसे भी शेप दे देते हैं, एक बार सख्त हो गया तो फिर बस उसको नहीं मोड़ सकता। तो उस समय ब्रॉक लेसनर वाले मोड में थे, वो तो मान गए ब्रॉक लेसनर। अभी एग्जैक्टली रीजन भी रिवील नहीं हुआ डेव मेल्जर की तरफ से कि आखिर वो क्या बात थी इससे ब्रॉक लेसनर माने। पता चलेगी तो डेफिनेटली वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं, और विंस मैकमैन की फिर से बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, फैंस का स्पेकुलेशन करना है कि विंस मैकमैन दोबारा भी आ सकते हैं कंपनी के अंदर, वो रिटायर नहीं हुए हैं। सोचो जो सारे एलिगेशन वगैरह विंस मैकमैन के ऊपर लगे हुए हैं, अगर ये लिफ्ट हो जाते हैं, अगर विंस मैकमैन बिल्कुल क्लियर होते हैं तो शायद वो दोबारा से आ सकते हैं कंपनी के अंदर। लेकिन बिलीफ यहाँ पे ये है कि विंस मैकमैन अब कभी नहीं आने वाले WWE कंपनी के अंदर दोबारा, मतलब जो उन्होंने अब तक इतने टाइम से कंपनी को संभाला वो वाला रोल वो फिर से नहीं लेने वाले, क्योंकि विंस मैकमैन का डिसीजन कुछ ऐसा था जिसको अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है। तो विंस मैकमैन ने उस वाले रॉ के एपिसोड तक का भी इंतजार नहीं किया, और वो बिल्कुल बस ऐसे थे कि अब मुझे जाना है कंपनी से, बस मेरा हो गया यहाँ पे काम। तो इस वाली थिंकिंग को, इस वाली थॉट प्रोसेस को सोचते हुए यही लग रहा है कि विंस मैकमैन दोबारा कंपनी के अंदर नहीं आने वाले। वैसे कल मैंने कम्युनिटी ऐप के ऊपर एक पोल डाला था कि आपको क्या विंस मैकमैन दोबारा से, मतलब आपको कैसा लगा, दोबारा से नहीं कैसा लगा, आपको बुरा अच्छा लगा बुरा लगा। तो मेजोरिटी में वहाँ पर जो वोटिंग थी वो ये थी कि हमको बुरा लगा विंस मैकमैन के जाने के बाद से। तो आप भी वहाँ पे जाके वोट कर सकते हो कि आपको क्या लग रहा है। मैंने पोल डाला था, एंड मुझे लग रहा था कि लोग लग तो रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन एक्चुअल में उतने खुश नहीं है जाने से, मतलब उनके बिहेवियर की वजह से वो गए हैं जो उनके साथ हुआ है। आई थिंक वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अगर वो वैसे रिटायर होते तो आई थिंक फिर चीज़ें सही रहती, बट ये कुछ पंगा पड़ गया है यहाँ पे।
मेडिसन स्क्वायर गार्डन मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो कि कल होने वाला है, यहाँ की मैं आपको टिकट सेल्स बता देता हूँ। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर रेसलटिक्स की तरफ से ट्वीट, जहाँ पर सोल्ड आउट ही है भाई। क्राउड यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 13,000 के आसपास है और इतनी जो ऑडियंस है वो आपको इस वाले शो पर देखने को मिलेगी। तो कल का मंडे नाइट रॉ डेफिनेटली कमाल का होने वाला है। वैसे कुछ चीज़ें भी हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट हाँ, मैंने ब्लॉग चैनल के ऊपर माई रोड टू रेसलमेनिया, क्या मेरी सारी चीज़ें हैं, तैयारियां हैं रेसलमेनिया 39 देखने जाने की, उसका ब्लॉग डाल दिया भाई। आई बटन पर होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, फिर मत कहना मैंने देखा नहीं है क्या हो गया, ठीक है। तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि भाई क्या प्लान है, क्या अभी तक की सारी तैयारी में, तो वो सब आप जाके वहाँ से देख सकते हो और देख लेना। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। डब्बा काटो की बात करूं या फिर मैं कमांडर अजीज की बात करूं तो कुछ अलग ही तरीके से अब वो NXT के लाइव इवेंट में हमको देखने को मिले। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, वो यहाँ पर मिक्स टैग टीम मैच के अंदर उन्होंने रेसल किया था यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया है, अचानक से उनको टेलीविजन से उड़ा दिया गया है और अब वो जो है दोबारा से शायद नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। ये खैर चलता ही रहता है WWE के अंदर, कोई सुपरस्टार कहाँ से कहाँ, फिर कहाँ से कहाँ, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है WWE की। अब विंस मैकमैन के जाने के बाद चेंज होती है या फिर नहीं, वो एक देखने वाली बात रहेगी। विंस मैकमैन एंड स्टेफनी मैकमैन के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो आप देखो क्या सीन है यहाँ पे, एक चीज़ समझने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। विंस मैकमैन कंपनी से चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंस मैकमैन, एक मैं आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ अपना, ठीक है, और हमको आपको पता है मेरे एग्जांपल कैसे होते हैं। तो विंस मैकमैन कंपनी से चले गए हैं, लेकिन कंपनी में ओनरशिप विंस मैकमैन के पास है, वो भी मेजॉरिटी में। तो क्या स्टेफनी मैकमैन और निक खान अपनी मनमर्जी के डिसीजन लेते रहेंगे और विंस मैकमैन इसमें जरा भी इंटरफेयर नहीं करेंगे? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़े से आप गलत हो सकते हो यहाँ पे, पूरे भी नहीं लेकिन थोड़े से। अब वो कैसे है? वो ऐसे कि क्योंकि जब विंस मैकमैन भी कंपनी चलाते थे तो जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, उनको विंस मैकमैन उनको भी जवाब दे देते कि हमने ये किया तो ऐसे किया, कि वो शेयर होल्डर जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं वो पैसे अपने बनाए रखे, ऐसे कंपनी से जाना है, फिर उनको नाराज नहीं कर सकता आप जो कंपनी के अंदर आपके साथ इन्वेस्टेड है। तो यही सेम चीज स्टेफनी मैकमैन और निक खान के पास भी है। इवन ये तो और बड़े स्केल पर है, क्योंकि मेजॉरिटी में पूरी ही WWE जो है विंस मैकमैन के पास में है। तो स्टेफनी मैकमैन निक खान काम तो करेंगे, लेकिन वो ऐसा काम कि वो विंस मैकमैन को खुश रख सके। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही विंस मैकमैन कह रहे हैं ये क्या हो रहा है तो उनकी सुनी जा रही, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास भी जो है पावर होती है। और इवन यहाँ पर तो पूरी कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग है, अभी भी हम अगर स्टेक्स के हिसाब से देखें तो विंस मैकमैन के पास ही है। तो ये कुछ ऐसा है, देखो जैसे हमारा एक घर है, एग्जांपल शुरू हो रहा है मेरा, हमारा एक घर है, अब तक विंस मैकमैन उसमें पेंट किया करते थे और वो अपनी मर्जी का पेंट किया करते थे, अपने कलर का, अपने पसंद का, अपने कॉम्बिनेशन लगाते थे। अब वो उनको पसंद आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं वो ऑडियंस को पसंद आए। तो अब जो घर के पेंटर हैं वो बदल गए हैं और घर के पेंटर हो गए स्टेफनी मैकमैन और निक खान। अब उनको ये मेक श्योर करना है कि पेंट हमें भी अच्छा लगे, विंस मैकमैन को भी अच्छा लगे, और ऑब्वियसली फैंस को तो लगना ही चाहिए, वरना उनको नहीं लगा तो फिर क्या ही बात है। तो कह सकते हो अब ये पेंटर बदल गया है घर का, बाकी जो चीज़ें वो वैसी हैं। हाँ मेरे भाई एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो निक खान और स्टेफनी मैकमैन को अब भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर जाएंगे और विंस मैकमैन नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि कंपनी के अंदर उनकी हिस्सेदारी है वो भी बहुत बड़ी वाली। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये CEO से हटने के बाद ये CEO वाली पोजीशन हटने के बाद से बहुत सारी ऐसे छोटे मोटे सवाल होंगे जो कि आपके दिमाग में या तो अभी आए फिर आ जाते आगे, तो मैंने उसको जो है सारा पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में, उसके रेन के बारे में, रोमन रेंस के बारे में, ट्राइबल चीफ के बारे में। तो अभी जो रोमन रेंस का रेन का टाइम हो चुका है वो 693 डेज का हो चुका है, और 700 दिनों का रिकॉर्ड बनाने के लिए ब्रॉक लेसनर को उनको हराना पड़ेगा समर स्लैम के अंदर। तो अगर 700 दिन का ये जो माइलस्टोन है इस तक पहुंचना है रोमन रेंस को, तो उनके सामने जो थ्रेट है वो होने वाले हैं ब्रॉक लेसनर। अगर समर स्लैम में सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेते हैं रोमन रेंस, तो फिर 700 से भी ज्यादा दिनों का रोमन रेंस का टाइटल रेन हो जाएगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए WWE के अंदर। आपको क्या लगता है क्या चीज़ होने वाली है? मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। वीर महान को अपना नेक्स्ट कंपेटिटर चाहिए, और ये चीज़ उन्होंने रेसलिंग रिंग के अंदर नहीं पूछी, उन्होंने ट्विटर के ऊपर पूछी है, जो कि आजकल अच्छी प्लेस हो सकती है सोशल मीडिया पर फ्यूड स्टार्ट करने के लिए। ट्वीट उन्होंने किया, हु इज माई नेक्स्ट कंपेटिटर, आई एम रेडी। अब इस पर फिन बैलर ने ऐसे अपनी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग GIF पोस्ट की है, जहाँ पर वो अपनी नज़रें जो है वीर महान के ऊपर गड़ा रहे हैं। अगर वीर महान और बैलर की फ्यूड WWE स्टार्ट करती है तो काफ़ी अच्छा एंगल हो सकता है। वीर महान को भी कुछ सही वाले बंदे मिलेंगे रेसल करने के लिए। मिस्टीरियोस के साथ उनकी जो फ्यूड है वो भी चलो सही काम किया था WWE ने, लेकिन ये स्क्वॉश मैचेस के अंदर ही सिर्फ उनको ऐसे करना हो। पता नहीं अब तो रोमांटिक वाला सीन शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, बट ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है आइडिया अगर वीर महान और जजमेंट डे को साथ में लेके आ जाए। सेथ रॉलिंस का नाम चेंज करने का अपना जो सिलसिला है वो चेंज नहीं हो रहा। आई थिंक यूटिकेन ये एक जगह है USA के अंदर, जैसे हम इंडिया से तो हम इंडियन बोलते हैं, तो शायद उसी के रेफरेंस में यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने
नेम चेंज किया है। और सेथ रॉलिंस का नेम चेंज करवाना कितना आसान है भाई, सेथ बीच में कुछ भी घुसेड़ दो, रॉलिंस लिख दो और उसकी फोटो डाल दो और सेथ रॉलिंस का नेम चेंज कर लेंगे। समर स्लैम के मैं आपको बैटिंग ऑड्स बताया था जो कि कुछ शॉकिंग भी हैं। देखो बियांका ब्लेयर एंड बेकी लिंच के मैच में बियांका ब्लेयर अपनी चैंपियनशिप को जीतने के लिए फेवरेट हैं। इसके अलावा पैट मैकेफी और हैप्पी कॉर्बन के मैच में ऑब्वियसली पैट मैकेफी यहाँ पर फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। लिव मॉर्गन रोंडा राउजी के मैच में ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऑड्स कुछ सरप्राइजिंग है क्योंकि लिव मॉर्गन यहाँ पर फेवरेट है, रोंडा राउजी मैच को जीतने के लिए फेवरेट नहीं है। ऊसोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच में स्टिल एक बार फिर से ऊसोस ही मैच को जीतने के लिए फेवरेट है कि वो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगे। बॉबी लैश्ली एंड थियरी, रिसेंटली रूमर्स आ रहे थे कि थियरी जो है चैंपियनशिप को जीत सकते हैं, हालांकि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग स्टिल जो चैंपियनशिप है वो बॉबी लैश्ली रिटेन करेंगे। रिडल एंड सेथ रॉलिंस, ये वाला ऑड सुन के शायद आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ सकता है कि सेथ रॉलिंस और कितना हारेंगे, लेकिन अगेन रिडल के सामने सेथ रॉलिंस जो है अंडरडॉग हैं और फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए रिडल। क्या रिडल ऐसा कारनामा कर पाएंगे समर स्लैम में? एंड रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर मैच में स्टिल रोमन रेंस ही फेवरेट हैं कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं जाने देंगे ब्रॉक लेसनर के हाथ से। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि वो एक्शन फिगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर का बना दिया, तो उसके बाद से बहुत सारे रूमर्स उठे थे कि हाँ ये चीज़ शायद हो सकती है, बट स्टिल बैटिंग ऑड्स अभी भी जो है रोमन रेंस का ही सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। तो ये कुछ सरप्राइजिंग ऑड्स है अभी समर स्लैम को लेके। अभी समर स्लैम आना था कि थोड़े और अपडेट होंगे तो वहाँ पे उसमें शेयर कर दूंगा। बाकी कल की मंडे नाइट रॉ का मैं आपको सीन बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई कल करने वाली है। एक तो मिस्टीरियोस और जजमेंट डे का जो है आपको मैच देखने को मिलेगा। मिस्टीरियो के यहाँ पर 20 साल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सेलिब्रेट करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा एंगल होगा। लोगन पॉल भी अपना कुछ मिस टीवी की पैरोडी टाइप जो है होस्ट करने वाले हैं कल के शो पर, एंड डेफिनेटली यहाँ पर इनके बीच में हाथापाई भी होगी। एंड सबसे बड़ी चीज़ कल की, रोमन रेंस एडवर्टाइज हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और उनके साथ में होंगे रिडल और ब्लड लाइन जो है 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ रोमन रेंस के साथ करना चाहिए। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस का फेस ऑफ, कुछ तबाही कुछ बहुत धमाका कर देना डब्ल्यूडब्ल्यूई, वरना काम खराब हो जाएगा। बाकी गाइस ब्लॉग देख लो डिस्क्रिप्शन से जाके उसको जरूर देखना। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।